सुबह के 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। मंजू अपने भाई रवि के साथ खेत में चारा काटने के लिए चली जाती है। सबसे पहले दोनों भाई बहन खेत में जब चारा काट रहे होते हैं तो अचानक ही मंजू के ब्लाउज में एक कीड़ा चला जाता है। मंजू जो होती है वो डर जाती है, घबरा जाती है और वो इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो जल्दी जल्दी में अपने ऊपर का एक कपड़ा जो होता है वो अपने बदन से हटा देती है। और उसी दौरान उसके भाई रवि की नजर अब मंजू पर पड़ जाती है। मंजू जो होती है वो खूबसूरत होती है, वो जवान हुई लड़की थी और इस तरह से उसका भाई रवि जो होता है उसे देख करके बेकाबू हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है कि चारों तरफ खेत में कोई है कि नहीं, पास में कोई होता नहीं है और उसी के नजदीक में ईख का खेत बना होता है। और इस तरह से रवि फिर अपनी बहन मंजू को लेकर के ईख के अंदर चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद इस कहानी में क्या होता है, इस घटना में क्या होता है और इसका क्या अंजाम निकलता है, बहुत ही हैरत अंगेज कहानी और घटना है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। और दोस्तों, आप जहां से भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे ताकि आने वाली वीडियोज में मैं आपको धन्यवाद दे सकूं, आप सभी का नाम ले सकूं। तो दोस्तों, हमारी आज की घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के कोटा शहर से। इसी कोटा शहर के अंदर एक मंदुवड़ी मोहल्ला होता है। इसी मोहल्ले में रहने वाली मंजू देवी होती है, जिसकी उम्र अभी 17 साल के आसपास होती है। मंजू जो होती है वो देखने में काफी खूबसूरत और जवान लड़की होती है। वो अपनी माँ कांता के साथ घर में अकेली रहा करती थी। एक साल पहले मंजू के पिता जो होते हैं वो किसी हादसे का शिकार हो गए थे और जिसके कारण मंजू के पिता की मौत हो जाती है। मंजू के घर में 2-4 पशु भी होते हैं, जिनमें 1-2 भैंसें होती हैं और मंजू जो है उन पशुओं को भी देखभाल करती थी। और मंजू की माँ कांता हर रोज उस भैंसों के लिए ही खेत में चारा लाने जाया करती थी और फिर चारा काटने के बाद घर पर आ जाया करती थी। वो उन भैंसों को वही चारा खिलाया करती थी और जो भी उनसे दूध निकाला जाता था उसको दूध की डेयरी में बेचकर कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाया करते थे, जिससे कि इनके घर का गुजारा चला करता था। सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है। मंजू जो है वो बहुत संस्कारी लड़की होती है और वो अपनी माँ का भी ख्याल रखती है और घर के छोटे मोटे कामकाज भी करती रहती है। सारी जिम्मेदारी जो है मंजू की माँ ने ही उठा रखा था। वो सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ जाती है जब से मंजू के पिता गुजरे हुए थे। और इस तरह से जिंदगी का जो सफर था वो धीरे धीरे चल रहा होता है। कुछ दिनों के बाद मंजू की माँ कांता जो होती है वो थोड़ी बीमार पड़ जाती है। अब जैसे ही मंजू की माँ कांता बीमार पड़ जाती है तो अब मंजू के कंधों के ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। सारा दिन घर का काम काज वो करती थी और फिर पशुओं के लिए वो खेत से जाकर चारा भी लाया करती थी। इसी दौरान कांता देवी जो होती है वो सोचने लगती है कि जवान बेटी जो है वो अकेली खेत में चली जाती है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो गांव में बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी और इसी वजह से मुझे कुछ न कुछ सोचना चाहिए। उसी समय कांता देवी जो होती है वो रवि के पास कॉल लगाती है और उनसे कहती है कि तुम्हारी बहन जो है वो खेत में अकेली जाया करती है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं किसी से मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। तो रवि, तुम ऐसा करो कि अपने माता पिता से तुम पूछ करके मेरे घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आ जाओ, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती, और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम यहाँ से चले जाना। रवि जो होता है वो एक 19-20 साल का हैंडसम नौजवान लड़का होता है जो कि मंजू के चाचा का लड़का होता है। रवि अपने माता पिता से पूछकर वो कांता देवी के घर पर आ जाता है। फिर कांता देवी से मिलता है और कांता चाची से कहने लगता है कि चाची कोई बात नहीं है, मैं अब घर में आ गया हूँ तो मैं अब सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। और इस तरह से अब जो लड़का रवि होता है वो अपनी बहन मंजू के साथ खेत में अब हर रोज उसके साथ चारा लेने के लिए चला जाया करता था। 3 दिन तक ये लगातार ही चलता रहता है। उसका भाई जो होता है वो मंजू के साथ हर रोज अब खेत में जाया करता था और चारा काट कर वो लोग खेत से लौट आया करते थे। जैसे ही अब चौथा दिन होता है तो सुबह के 10 बजे के आसपास मंजू जो होती है वो अपने भाई रवि के साथ आज भी खेत में चली जाती है चारा काटने के लिए। दोनों भाई बहन बातें करते हुए हंसते मुस्कुराते हुए खेत में जाते हैं और फिर इसके बाद वो दोनों लोग चारा काटने लगते हैं। जैसे ही दोनों लोग चारा काट रहे होते हैं उसी दौरान मंजू के जो ब्लाउज में कहीं से कोई कीड़ा चला जाता है और जैसे ही कीड़ा उसके ब्लाउज में जाता है तो उसे काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है, उसे वो कीड़ा काट भी लेता है और मंजू इस चलते बहुत ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है और घबराहट के मारे वो उसी समय चारा छोड़ देती है और अपना ब्लाउज जो उसने पहन रखा था, जो उसने ऊपर के कपड़े पहन रखे थे, वो उसने डर से जल्दी जल्दी हटा दिए। जैसे ही ये अपने बदन से ऊपर के कपड़े हटाती है तो फिर उसके भाई रवि की नजर उस पर पड़ जाती है।
मंजू जो होती है वो जवान थी, खूबसूरत थी। और फिर इसके बाद रवि जब उसको ऐसी स्थिति में देख लेता है तो रवि के मन में गलत ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके बाद रवि ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि खेत में इस वक्त कोई है भी नहीं, क्यों ना इस बात का फायदा ही उठा लिया जाए। और इस तरह से रवि जो है अपनी बहन मंजू के साथ वहीं पर छेड़खानी शुरू कर देता है। उसकी बहन इस बात का विरोध भी करती है। अब रवि देखता है कि पास में ही ईख का खेत होता है और रवि फिर अपनी बहन मंजू की बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए वो ईख के खेत में उसे लेकर चला जाता है। ईख के खेत में ले जाने के बाद वो उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है, वो उसके साथ गलत रिश्ते कायम करने लगता है। रवि तब तक उसके साथ गलत रिश्ते बनाता है जब तक कि उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। आज इस खेत में कोई भी नहीं होता है। वो 2-3 बार उसके साथ गलत काम करता है और ये सब काम करने के बाद वो इस खेत से बाहर निकलता है और फिर अपनी बहन मंजू को वो धमकी देता है कि वो उसे कहता है कि अगर तुमने चाची कांता देवी को कुछ भी ये सब बताने की कोशिश की तो सोच लेना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी जान से मार दूंगा। और इस तरह से मंजू जो होती है वो घबरा जाती है, वो डर जाती है। दोस्तों इसके बाद ये दोनों भाई बहन जो होते हैं वो चारा काटने के बाद चारे लेकर के वो फिर घर पर लौट आते हैं। लेकिन आज के समय में मंजू जो होती है वो अपनी माँ कांता देवी को कुछ भी नहीं बताती है, वो उनसे कुछ भी नहीं जानने देती है। और इस तरह से इस लड़के रवि की हद और हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब तो मंजू और साथ में उसका भाई जो होता है ये दोनों ही अब खेत में जाने लगे थे। वो तो पहले से भी जा रहे थे। अब जब भी खेत में कोई नहीं होता था तब इसका भाई जो रवि होता है वो मंजू का फायदा उठा लिया करता था। ये खेल अब लगभग 4-5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मंजू अब सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर ये इसका जो भाई है अगर वो यहीं पर रहेगा तो फिर ये हर रोज वो उसके साथ ऐसा ही काम किया करेगा। अब मंजू जो होती है वो और कुछ सोचने पर भी मजबूर हो जाती है। आखिरकार शाम के समय 7 बजे के आसपास उसका भाई रवि जो होता है वो किसी जरूरी काम के लिए बाहर चला जाता है। तभी मंजू अपनी माँ कांता देवी से बातचीत करने लगती है और बातों ही बातों में वो अपनी माँ का कंधा पकड़कर खूब रोना शुरू कर देती है, उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। कांता जब होती है उसकी पुचकारते हुए उससे पूछने लगती है कि बेटी क्या बात है, तो ऐसे रो क्यों रही है, मुझे पूरी बात बताओ। इसके बाद जो मंजू होती है वो अपनी माँ कांता देवी को बताने लगती है कि रवि जो है हर रोज खेत में जाने के बाद मेरे साथ गलत काम करता है। कांता जैसे ही अपनी बेटी की इन बातों को सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आखिरकार मंजू अपनी माँ कांता देवी को उस घटना की पूरी कहानी, पूरी दास्तां जो होती है वो अपनी माँ को बयां कर देती है। इसके बाद कांता देवी भी गुस्से से पागल हो जाती है। अब कांता देवी अपनी बेटी मंजू के साथ मिलकर कोई योजना बना लेती है, एक प्लान बना लेती है। दोस्तों रात के 9 बजे के आसपास रवि जो होता है वो अपनी चाची कांता देवी के घर वापस लौट आता है। इसके बाद तीनों मिल बैठकर बातें करते हैं और खाना खाते हैं। लेकिन आज रवि जो है रवि को जरा से भी इस बात की भनक नहीं होती है कि आखिर आज रात उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही रात के 10 बजते हैं तो फिर कांता देवी अपनी बेटी मंजू को लेकर के कमरे में ले जाकर के लेट जाती है और फिर दूसरे कमरे में रवि भी जाकर लेट जाता है। आखिरकार रात के 11 बजे के आसपास कांता देवी अपनी रसोई में जाती है। वहां से वो 2 धारदार हथियार उठाकर लाती है और अपनी बेटी मंजू को समझाती है। और फिर मंजू और कांता देवी जो है वो अपने रवि भतीजे जो होता है और जो कि मंजू का भाई होता है और दोनों कमरे में लेकर चली जाती है और कांता देवी एक तकिया उठाकर उसके मुंह पर रख देती है। देखते ही देखते मंजू जो होती है अपने भाई रवि के पेट में 3-4 बार चाकू से वार कर देती है। और इस तरह से दोस्तों कांता देवी भी लगातार उसकी छाती में, उसके पेट में चाकुओं के साथ वार करती जा रही थी। इतना ही नहीं किया उन्होंने, कांता देवी उसकी गर्दन पर भी कई वार कर देती है। और फिर इसके बाद तो मंजू जो होती है वो अपनी हद को ही पार कर जाती है। मंजू जो है रवि का प्राइवेट पार्ट भी काट देती है। और ये सब करने के बाद जब वहां पर रवि जब अपना दम तोड़ देता है तो फिर कांता देवी अपनी बेटी मंजू को लेकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है और पुलिस के सामने सब कुछ बयां करने वाली थी। उस समय रात के 12 बजे का आसपास का वक्त होता है। उस समय पुलिस जो थाने में कई कांस्टेबल होते हैं और जब कांस्टेबल प्रकाश दत्त की नजर जब इस महिला कांता पर पड़ती है और फिर उसकी बेटी मंजू पर पड़ती है तो इन दोनों को ऐसी हालत में देख करके वो कांस्टेबल जो होता है वो भी सकते में आ जाता है। अब वो पुलिस कांस्टेबल जो होता है इन दोनों के पास आकर के पूछने लगता है कि ये तुम्हारे हाथों में खून कैसे लगा हुआ है। इसके बाद कांता और मंजू जो होती है वो दोनों ही अपनी पूरी कहानी जो है, अपनी पूरी घटना की दास्तां को पुलिस के सामने रख देती है और कहने लगती है कि मैंने आज रात जो है एक राक्षस का वध किया है।
उसकी लाश मेरे घर में पड़ी है और हम दोनों ने उसका जब कत्ल किया तो कत्ल करने के बाद हम पुलिस स्टेशन आ चुके हैं और हम अपने आप को सरेंडर करने आए हैं। और इस तरह से पुलिस जो है फिर घर पर जाती है और घर पर देखती है कि रवि जो है वहां पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। अब इसके बाद रवि की लाश को पुलिस जो है वो कब्जे में लेती है और फिर इसके बाद जो होता है वो कांता देवी और मंजू पर एक चार्जशीट दायर कर दी जाती है और फिर इसके बाद दोनों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में कांता देवी और मंजू ने रवि का कत्ल करके क्या सही कदम उठाया था या फिर गलत कदम उठाया था, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारी घटना सुनाने का, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची रहस्यमय और रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय